सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने गुप्त ऊष्मा के विषय में चर्चा किया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जनरली अपने कपड़े जब धोते हैं तो होता क्या है कि आप जैसे उसको सुखाने रख देते हैं, तो कुछ घंटे बाद देखते हैं कि ये जो कपड़ा है हमारा क्या हो जाता है, सूख जाता है। यानी कि अब इसमें का जो पूरा पानी है क्या हो चुका है, वातावरण में यानी कि हवा में क्या हो चुका है, घुल चुका है। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि आखिर ये पानी गया कहाँ। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक गिलास में हम क्या कर लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और जहां तक हम कहते हैं कि यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसमें पानी भर लिया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब इसके अगले दिन या कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी का जो लेवल, मतलब जो लेवल है, ये क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पहले पानी कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब ये जो पानी है ये क्या हो चुका है, इसका जो लेवल है ये क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। तो लेवल डाउन हुआ तो ये जो पानी है आखिर गया कहाँ। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पानी है ये यदि प्योर हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है, यानी कि उबलता है। ठीक है, तो क्या इस पानी का जो टेम्परेचर है, या फिर कहें कि इस कपड़े में जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तब जाकर के जो हमारा वाटर है ये क्या हुआ, वेपर में चेंज हुआ। वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया, है ना, इसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो इसके पीछे का साइंस हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या हमारा जो पानी है इसका जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आंसर है नहीं, यहाँ कुछ अलग ही चीज हुआ। तो चलिए इसके पीछे का हम क्या करते हैं, आज साइंस सीखते हैं। चलिए इतने को मिटाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो हमने क्या किया कि एक गिलास में हमने क्या कर लिया, पानी ले लिया। और आप सभी जानते हैं कि पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इनके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से इधर उधर गति करते रहते हैं, यानी कि रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब किसी के पास इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये इस लेयर को भेद करके, पेनिट्रेट करके क्या हो जाता है, एयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, हवा में क्या हो जाता है, ये घुल जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं, इस लेयर को भेद करके क्या हो जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिससे इस पानी का जो लेयर है, इस पानी का जो लेवल है ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इस पानी का जो लेवल है ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण कितने भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन बात होना चाहिए कहां पर, ये किसमें होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि 1 atm प्रेशर पर। ठीक है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर, किसी भी ताप पर जो जो द्रव है ये क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, इंग्लिश में कहें तो इवापोरेशन। ठीक है, क्वथनांक से नीचे होता है, जरूरी नहीं कि इसका टेम्परेचर क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो। ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, नीचे होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी तापमान पर जब द्रव किसमें चेंज होने लग जाए, वाष्प में चेंज होने लग जाए, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए तो नोट डाउन करते हैं इसका कि क्या कहता है वाष्पीकरण, परिभाषा इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव से वाष्प में अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो वाष्पीकरण है ये किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, या फिर हम कहें सतह की क्षेत्रफल में वृद्धि। सतह क्षेत्रफल में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास इतना चौड़ा ग्लास है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, जिसका जो लेयर है, या फिर आप कह सकते हो कि जिसका जो सतह है या जो
सरफेस है ये केवल इतना ही है। और इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा चौड़ा वाला हम क्या करते हैं, एक और बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, एक और बर्तन ले लिए, इसमें भी हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे इधर भी अपने मन से क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। और कुछ मॉलिक्यूल के पास यदि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो इस एरिया को क्या करते हैं, भेद करके बाहर निकल जाते हैं। वो इस एरिया को क्या करते हैं, भेद करके बाहर निकल जाते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। अब यहाँ एरिया छोटा है तो कम मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ देखिए एरिया काफी बड़ा है तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो निकलेंगे, यानी कि जो इवापोरेशन का जो दर है, यानी कि वाष्पीकरण का जो दर है, ये जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ही ये क्या होगा, अपने पास बढ़ता जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक क्लासरूम है, ठीक है, छोटे बच्चों का क्या क्लासरूम है, और इसका जो दरवाजा है ये इतना बड़ा है। अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। अब ये क्या करेंगे, मान लो इनको सभी को एक साथ भाग दौड़ में क्या करना है, निकलना है। तो जगह छोटा रहेगा तो मान लो एक मिनट में केवल 10 बच्चे ही निकल पाएंगे। मान लो एक मिनट में कितने बच्चे निकल पाएंगे, 10 बच्चे निकल पाएंगे। और दूसरे तरफ हमारे पास एक बड़ा क्लासरूम है और उसका जो गेट है ये भी क्या है, काफी बड़ा है। तो यहाँ जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, आसानी से ज्यादा बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। यानी कि इवापोरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण की जो दर है ये सतह के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका और यदि हम बेस्ट एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एक क्या है, लकड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सतह है जिस पर क्या है, यहाँ पर कोई पानी का बूंद है। ये क्या है, पानी का बूंद, ठीक। अब इस पानी के बूंद को हम ऐसे ही रहने दें तो ये जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होगा। फिर क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं, कपड़े के माध्यम से या हाथ के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाने पर क्या होगा कि इसका एरिया बढ़ चुका है, इसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो अब इसमें से जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, आसानी से वातावरण में या हवा में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। यानी कि हम जो पोछा लगाते हैं, मान लो हम कहीं पर टेबल पर बैठे हुए हैं और वहां पर यदि पानी गिर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, वैसे नहीं रहने देते, उसको क्या करते हैं, कपड़े से पोंछ देते हैं। हालांकि कुछ कपड़ा सोखता है लेकिन अधिकतर फिर क्या होता है कि पानी का जो सतह है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर पानी क्या होने लग जाता है, वाष्पीकृत होकर के हवा में घुलने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये हमारा क्या था, पहला पॉइंट था। ठीक है, समझ आया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, तापमान में वृद्धि। दूसरा पॉइंट क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, ठीक है। चल मान लेते हैं कि फिर से हमारे पास क्या है, एक गिलास पानी है जिसका तापमान कुछ कम है, दूसरे वाले गिलास के पानी का तापमान क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दूसरे वाले गिलास का तापमान क्या है, ज्यादा है। मान लो इस गिलास के पानी का तापमान मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है और इस वाले पानी का तापमान मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने आपको बताया था कि जिसके पास जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि जितना ज्यादा तापमान होगा, उसके जो अणु हैं वो उतने ही ज्यादा गति से क्या कर रहे होंगे, इधर उधर गति कर रहे होंगे, उतने ही तेजी से क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। और जिसका अणु जितना ज्यादा तेजी से गति करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इस सतह को भेद करके आगे हवा में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि तापमान में यदि आप वृद्धि करते जाओगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ आई बातें। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, गति करेंगे, यानी कि वो गतिज ऊर्जा यानी कि गति करेंगे, जिगजैग 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 ऐसा करते गति करेंगे और क्या होंगे, इस सतह से बार बार निकलते जाएंगे और हवा में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, इससे इसका तापमान यानी कि इसका जो क्या कहे, इसका जो लेवल है ये क्या होता जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आपने समझा, तापमान में वृद्धि के साथ हमारा जो इवापोरेशन है यानी कि जो वाष्पीकरण है ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आया। तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी को उमस, ह्यूमिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, उमस या नमी। तो नमी में कमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं इसको आप, उमस जिसको आप क्या कहते हैं, उमस। तो ह्यूमिडिटी में कमी, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए आपने गौर किया होगा गर्मी के दिनों में जो हमारे कपड़े हैं ये क्या होते हैं, आसानी से सूख जाते हैं।
1 घंटा 2 घंटे में सूख जाते हैं। और वही बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि वो 2 से 3 दिन ले लेता है। वही क्या ले लेता है, 2 से 3 दिन ले लेता है। इसके पीछे का हम क्या करते हैं, साइंस समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गर्मी के दिनों में कपड़े आसानी सूख जाते हैं, जबकि बरसात के दिनों में ऐसा नहीं हो पाता है। भले ही बारिश क्यों ना हो रहा हो या ना हो रहा हो, किंतु फिर भी हमारा जो कपड़ा है वो तेजी से सूखता नहीं है। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जो वातावरण है उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये क्या होते हैं, कम होते हैं। ये जो जल के कण हैं ये क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में कम होते हैं। जबकि हम इसी को बरसात के दिनों की तुलना करें तो वातावरण में क्या होता है, नमी अधिक होती है। नमी अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ जगह नहीं है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ का अणु के पास भी यानी कि यहाँ के पार्टिकल के पास भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वो भी इस सरफेस को भेद करके क्या जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण क्या होता है, कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ऑलरेडी कम है, तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे उसके पास काफी स्पेस रहेगा, वो वहां पर आसानी से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। और यहाँ स्पेस कम है तो ऑलरेडी कम ही जाएंगे, और यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ यहाँ से भी आकर के हमारे इस वाटर में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे कि इवापोरेशन का जो रेट है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आया, नमी में कमी होना आवश्यक क्यों है, क्योंकि नमी यदि अधिक होगी तो कपड़ा सूखने में ज्यादा समय लगेगा, यानी कि जल को वाष्पीकृत होने में और अधिक समय लगेगा। चौथा पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति में वृद्धि। हवा की गति में वृद्धि से क्या समस्या आएगी, देखते हैं क्या परिवर्तन आता है, इसको देखते हैं। चलिए, तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, हवा की गति में वृद्धि। अब हवा क्या मायने रखता है इसके विषय में हम चर्चा करते हैं, हवा की गति में वृद्धि। ठीक, चलिए, तो फिर से हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एक फिर से हमारे पास क्या है, ऐसा वाटर का ग्लास है, वाटर का क्या है, ग्लास है। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं वाटर का ग्लास है। तो होता क्या है कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है जो क्या हुए हैं, यहाँ से निकल करके क्या हुए हैं, हवा में गए हैं। तो यहाँ के जो एयर है ये इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर सोख लेते हैं। यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ के मॉलिक्यूल जो है यहाँ निकलेंगे तो इन हवाओं के द्वारा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी कि अवशोषित कर लिया जाएगा, सौंप लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ की हवा की जो स्पीड है ये क्या है, कम है। यहाँ की हवा की जो स्पीड है ये क्या है, कम है, और यहाँ स्पीड क्या है, ज्यादा है। अब स्पीड ज्यादा होगा तो ये जो हवा है, स्पीड ज्यादा होगा तो ये जो हवा है इसको पुराने वाले हवा को इधर वाला जो हवा होगा वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसके पास तो थे वाटर के मॉलिक्यूल, लेकिन जो आगे आने वाले विंड होंगे यानी कि जो हवा होंगे उनके पास मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, फिर से इनमें से मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे, फिर आगे वाले आएंगे, फिर उन मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, स्पीड कम रहेगा या स्पीड ना के बराबर रहेगा। तो जो हवा ने एक बार सोख लिया पानी वो दूसरा बार और सोखने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि यदि हवा की गति कम होगी तो हमारा जो इवापोरेशन है यानी कि जो वाष्पीकरण है ये क्या होगा, कम होगा। और यदि हवा की गति तेज होगी तो क्या होगा, नए नए हवा आएंगे जिनके पास वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि वाष्पीकरण की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है। आगे आने वाले हम देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण हमको ठंडी क्यों लगती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।